ओके बच्चों, तो हम आज इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत मैं कर रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। जो न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हैं, ये मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जोग्राफिक नॉर्थ, जोग्राफिक साउथ, जोग्राफिक ईस्ट और जोग्राफिक वेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये मैग्नेट के दो ओरिएंटेशंस हैं, हमने ये दो ओरिएंटेशंस यहाँ पे लिए हैं। तो पहले ओरिएंटेशन में हमने देखा था कि हमने अपने बार मैग्नेट के साउथ को जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा था। तो उस केस में हमको न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिले थे? एक्सिस के ऊपर हमको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिले थे। तो एक न्यूट्रल पॉइंट ये था और दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, ये कब है? जब हमारे बार मैग्नेट का साउथ जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हो तब। फिर हमने देखा केस नंबर टू में हमने अपने बार मैग्नेट को नॉर्थ को रखा जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो उस केस में हमको न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ हासिल हुए? यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हमको यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिला और हमको यहाँ पे एक दूसरा न्यूट्रल पॉइंट मिला। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बाकी डिटेल चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ केस 1 से केस 2 में हमने क्या किया, मैग्नेट को कितने एंगल से रोटेट किया। हम देख रहे हैं कि मैग्नेट को हमने 180 से रोटेट कर दिया। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में के लिए मैग्नेट को कितने से रोटेट करना पड़ा? 180 से ना, क्योंकि पहले साउथ नॉर्थ ऐसा था, फिर हमने अपने मैग्नेट को पलटा दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने अपने बार मैग्नेट को 180 से रोटेट किया तो हमारे न्यूट्रल पॉइंट कितने से रोटेट हो गया? न्यूट्रल पॉइंट कितने से रोटेट हुआ डियर स्टूडेंट्स? जो न्यूट्रल पॉइंट पहले एक्सिस पे हुआ करता था वो न्यूट्रल पॉइंट अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया है। इसका मतलब है कि आप ये समझिए कि जो न्यूट्रल पॉइंट पहले यहाँ हुआ करता था वो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि when the bar magnet is rotated by an angle of 180 degree, the neutral points get rotated by an angle of 90 degree। हिंदी में बोलता हूँ, जब बार मैग्नेट को हम 180 से रोटेट करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट कितने से रोटेट हो जाएगा? 90 से रोटेट हो जाएगा। तो इसी बात को मैं चलिए लिखता हूँ यहाँ पे कि when bar magnet is rotated by 180 degree, neutral points gets rotated by an angle of 90 डिग्री, यानी इसका हाफ। ठीक है, तो इसी आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि therefore we can say that when bar magnet is rotated by an angle theta, then the neutral point gets rotated by an angle theta by 2, isn't it dear students? देखिए, जब ये 180 था तो ये 90 था, तो जब ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? थीटा बाई 2, यानी न्यूट्रल पॉइंट थीटा बाई 2 से रोटेट हो जाएंगे। घुमा फिरा के बात ये है कि हर बार आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन कुछ भी हो। यानी यहाँ पे जो हम बार मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं इनको आप किसी भी ओरिएंटेशन में रखिए, हमेशा आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे ही। कभी तो न्यूट्रल पॉइंट इस एक्सिस पे हो सकता है, कभी न्यूट्रल पॉइंट इस एक्सिस पे हो सकता है, लेकिन दो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे आप बार मैग्नेट को कैसे भी रखिए। क्योंकि हमारे बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन है कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई टेंजेंट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई दो पॉइंट्स आपको हमेशा मिलेंगे जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, है ना। क्योंकि सिमेट्री है, आप देखिए इधर जितनी फील्ड लाइन्स है इधर भी उतनी ही फील्ड लाइन्स है, तो सिमेट्री है। तो सिमेट्री की वजह से आपको अगर इधर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है तो इधर भी मिलेगा ही मिलेगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट एज वेल एज अर्थ। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि पहले आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, और वैसे ये आपने किया हुआ है, आपने ये कॉपी नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये तो मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको। तो आप सीधा ये नोट बोल के ये पॉइंट्स कॉपी डाउन कर लीजिए।
ठीक है, कर लिया कॉपी डियर स्टूडेंट्स आपने पॉज करके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू डिप एंड एपरेंट डिप। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ट्रू डिप और क्या होता है एपरेंट डिप। तो देखिए, ये जो पहला डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने ग्रीन कलर से मैग्नेटिक मेरिडियन शो किया है और पीछे मैंने क्या शो किया है, ज्योग्राफिक मेरिडियन शो किया है। और हमको पता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, जिसको यहाँ पे हमने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी हम अपने डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो हमको जो हमारा कंपास ऐसा शो करता है, ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो दिस एंगल विच द कंपास नीडल इज़ मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल इज़ कॉल्ड एज ट्रू डिप। इसी डिप को हम ट्रू डिप बोलते हैं स्टूडेंट्स। कब? जब हमारा नीडल किस प्लेन पे रखा गया हो, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे जब हमारा नीडल रखा जाएगा तो जो हमें डिप मिलेगा वो ट्रू डिप होगा। वो कौन सा डिप होगा? ट्रू डिप। तो यहाँ पे डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रू डिप। ठीक है, पर क्या हो अगर हम अपने डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रख के किसी दूसरे प्लेन में रख देते हैं? जैसे कि आप ये सेकंड डायग्राम देखिए डियर स्टूडेंट। तो सेकंड डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये पीछे वाला जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जो सामने आपको प्लेन दिख रहा है इसको हमने बोला है इट इज़ अ प्लेन अदर दैन दी मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कोई भी दूसरा प्लेन हो सकता है अदर दैन दी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अब जो हमने डिप सर्कल का जो प्लेन है, यानी आप नीडल का जो प्लेन है, वो हमने कहाँ रख दिया? वो डियर स्टूडेंट्स हमने रख दिया इसके प्लेन पे। ठीक है, यानी डिप सर्कल का प्लेन अब चेंज हो चुका है और वो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से हटा के दूसरे प्लेन पे रख दिया उसको। तो इस बार जो हमको डिप मिलेगा, इस बार जो हमारा नीडल हमको हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल देगा, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज़ गिविंग अस डेल्टा डैश। नाउ व्हाट इज़ डेल्टा डैश? डेल्टा डैश इज़ रिप्रेजेंटिंग एपरेंट डिप। ठीक है, यानी ये ट्रू डिप नहीं रहा, ये एंगल बदल जाएगा। ठीक है, और ये एंगल क्यों बदला? क्योंकि हमने प्लेन बदल दिया। डिप सर्कल को अब हम दूसरे प्लेन में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस एपरेंट डिप। अब जो हमारा ट्रू डिप है और जो हमारा एपरेंट डिप है, इनका रिलेशनशिप भी हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से हमको देखना होगा डिस्टेंस कि ये हमारा क्या था। ये हमारा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी और इसी को हमने बोला था डियर स्टूडेंट्स, इसी को हमने BE बोला था, है ना, इसको हमने BE बोला था, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। तो इस वाले कंपोनेंट को हमने क्या बोला था? BV, और इस वाले कंपोनेंट को हमने क्या बोला था? BH। ठीक है, आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दिस वाज कॉल्ड एज BV एंड दिस वाज कॉल्ड एज BH। ठीक है, और फिर इनका रिलेशनशिप भी हमने देखा था, tan डेल्टा इज़ BV अपॉन BH, ये सब भी हमने देखा था। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस डायग्राम में हमारा BV BH कहाँ होगा? ये देखिए, ये हमारा BH है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे है ना हमारा BH। तो और हमारा BV किधर है? देखिए, ये कॉर्नर तो सारे प्लेन्स के लिए कॉमन है ना, दोनों प्लेन्स के लिए ये वाला जो एज है वो तो कॉमन है। तो इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज़ अवर BV एंड दिस इज़ अवर BH। कौन से प्लेन पे है BV और BH? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे। पर ये जो BV है ये दोनों प्लेन्स के लिए कॉमन है, पर BH जो है वो एक्सक्लूसिव है मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के लिए। तो आप देखिए, जो BH पहले यहाँ था वो उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे ही है वो अभी भी, है ना। उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात। अब BH का अगर मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो BH के दो कंपोनेंट होंगे। BH का एक कंपोनेंट होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स,
तो बी एच का एक कंपोनेंट इस दूसरे वाले प्लेन के अलोंग होगा और एक उस दूसरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हम परपेंडिकुलर वाला नहीं देख रहे हैं, हम ये वाला कंपोनेंट देख रहे हैं। तो इस कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी एच कॉस थीटा, ये हमारा बी एच कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला बी एच साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बी एच कॉस थीटा हो गया। अब अगर मैं लिखना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स टैन डेल्टा डैश, अगर मैं लिखना चाहूँ टैन डेल्टा डैश, तो वो क्या होगा, वो होगा बी वी, जो कि ये वाला बी वी मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट, यानी बी एच कॉस थीटा। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। और हमें पता है यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है कि बी वी अपॉन बी एच को ही हम क्या बोलते हैं, टैन डेल्टा बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारा टैन डेल्टा क्या था, टैन डेल्टा जो कि हमने यहाँ पर से निकाला था वो था, जो ट्रू डिप जो था वो हमारा था बी वी अपॉन बी एच, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो 1 को जब हम 2 में पुट करेंगे तो इसके जगह पर बस हमें क्या लिखना है, टैन डेल्टा लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो पुटिंग 1 इन 2, तो मैं बोल रहा हूँ पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, हमें मिलेगा टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टैन डेल्टा, तो इस टैन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिखिए या कॉस को ऊपर ले जाके आप सेक बोल के भी लिख सकते हैं, सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, द रिलेशनशिप बिटवीन एपरेंट डिप, है ना, एपरेंट डिप डेल्टा डैश एंड ट्रू डिप डेल्टा, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें मिल गया, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपरेंट डिप। सो व्हेन द वर्टिकल प्लेन ऑफ डिप सर्कल इज केप्ट इन अ प्लेन अदर देन द मैग्नेटिक मेरिडियन, then the needle will not indicate the correct direction of Earth's magnetic field. In this case, the angle made by the needle with the horizontal is called as the apparent dip. ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉज करके आप दोबारा से पढ़ सकते हैं इस डेफिनेशन को डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और प्यारी बात आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा apparent dip और true dip जो आया है रिलेशनशिप, यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं, और वो ये है कि apparent dip, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द ट्रू डिप, ठीक है। ऑलवेज apparent dip इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द ट्रू डिप। क्यों ऐसा, आइए देखते हैं। देखिए ये cos थीटा की जो भी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है ना। तो कोई भी एक रैंडम वैल्यू मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 क्या होगा, 1/2, 1/2 होगा तो 2 पलटी खा के ऊपर जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टैन डेल्टा डैश जो है वो 2 टाइम्स टैन डेल्टा हो जाएगा, अगर थीटा 60 है तो, है ना। तो आप देखिए कि टैन डेल्टा डैश इज़ 2 टाइम्स टैन डेल्टा। तो कौन बड़ा है भाई, डेल्टा डैश बड़ा है कि डेल्टा बड़ा है? डेल्टा डैश बड़ा हो जाएगा ना, बिकॉज डेल्टा डैश इज़ 2 टाइम्स टैन डेल्टा, है ना। समझ रहे हैं बात को? तो वहीं से मैंने लिखा है कि भैया डेल्टा डैश हमेशा बड़ा होगा डेल्टा से, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बताया था मैंने। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए, ये कर लिया आपने कॉपी, तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों इस नोट को ध्यान से पढ़िए आप, ये एक बहुत क्रिटिकल नोट है कि इफ़ एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर एंगल्स ऑफ डिप इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन्स, देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज़ गिवन बाई, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ऐसी है कि ये एक एपरेंट डिप है, ये दूसरा एपरेंट डिप है, और ये ट्रू डिप है। तो ट्रू डिप का रिलेशनशिप 2 एपरेंट डिप्स के साथ वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एपरेंट डिप एक प्लेन पे है और ये दूसरा एपरेंट डिप जो है दूसरे प्लेन पे है, सच दैट ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए।
तो उस केस में ये दोनों एपरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच का रिलेशनशिप ये होता है, कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आया कैसे, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस कोई रैंडमली कोई प्लेन मैंने चूज़ किया है, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज़ प्लेन नंबर 1, और इस प्लेन पे जो हमारा डिप है उस डिप को हम डेल्टा 1 बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एपरेंट डिप नंबर 1, कोई तो भी रैंडम प्लेन है, ये आर्बिट्ररी प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ कहीं तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी हमारा होगा, तो आइए मैं कहीं तो भी अपना मैग्नेटिक मेरिडियन आपको दिखाता हूँ। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो यहाँ जो हमारा डिप होगा वो हमारा ट्रू डिप होगा, डेल्टा ट्रू डिप। यहाँ जो हमारा डिप है वो डेल्टा 1 है, ठीक है, एपरेंट डिप नंबर 1। उसके बाद मैं एक प्लेन और चूज़ करता हूँ, एक रैंडम प्लेन, दूसरा प्लेन मैंने चूज़ किया सच दैट ये जो प्लेन है, यानी मैं थोड़ा कलर डिफरेंट चूज़ करता हूँ इसके लिए, चलिए रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, या चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगला प्लेन चूज़ कर रहा हूँ सच दैट जो हमारा अगला प्लेन होगा वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। यानी कि मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम बहुत परफेक्ट तो नहीं है पर एक आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी प्लेन को मैं बोल रहा हूँ प्लेन नंबर 2, ठीक है। और ये जो प्लेन नंबर 2 है यहाँ पे जो डिप है एपरेंट डिप उसको मैं डेल्टा 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेन 1 इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, मतलब ये वाला जो एंगल है ये देख के आपको भले 90 नहीं लग रहा है लेकिन आप 90 मानिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूँ कि एंगल बिटवीन प्लेन्स 1 एंड 2 इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो प्लेन 1 और 2 आपस में परपेंडिकुलर है और बीच में हमारा कहीं तो भी मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल पहले वाले प्लेन के साथ मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये एंगल थीटा है तो वो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, यानी डियर स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट एंगल इज़ 90, तो दिस कंप्लीट एंगल इज़ 90, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम आएगी ये बात हमें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो हमारा BH है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके अलॉन्ग होगा, वो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है ना हमारा BH कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन दी मैग्नेटिक मेरिडियन। और BV जो है वो तो कॉमन है भाई, क्योंकि उसका एज वो तो एज के अलॉन्ग होता है और ये एज तो तीनों प्लेन्स में कॉमन है। सो दिस लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर BV, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि tan डेल्टा इज़ नथिंग बट BV अपॉन BH, ठीक है, ये बोल दिया हमने। और यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको रेसिप्रोकल किया तो cot डेल्टा इज़ नथिंग बट BH अपॉन BV, ये हम बोल सकते हैं। ये कौन से प्लेन से मिला हमें, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन से मिला, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लेन नंबर 1 की, तो प्लेन नंबर 1 में जो कंपोनेंट होगा वो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये BH का वो कंपोनेंट है जो प्लेन नंबर 1 की तरफ है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ BH cos थीटा, इज़न्ट इट। और BH का वो कंपोनेंट जो अपने प्लेन नंबर 2 पे होगा वो कौन होगा, BH sin थीटा। तो थोड़ा चलो ऐसे एक्सटेंड करके बना देता हूँ। सो दिस इज़ आवर BH
साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज़ बी एच कॉस थीटा एंड दिस इज़ बी एच साइन थीटा, यानी बी एच को हमने दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व किया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स, एक बी एच कॉस थीटा, एक बी एच साइन थीटा। तो देखा, इसीलिए प्लेन्स का परपेंडिकुलर रहना ज़रूरी है, तभी तो आप दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दोनों के अलॉन्ग ले पाएंगे ना। हाँ, वरना वो फेल हो जाएगा, फिर फार्मूला फेल हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूँ प्लेन नंबर 1 की, तो प्लेन नंबर 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन नंबर 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan डेल्टा 1, बी वी तो बी वी रहेगा, और बी एच क्या बन जाएगा? बी एच कॉस थीटा, ठीक। और इसी को अल्टी पल्टी करके लिखेंगे तो कॉट डेल्टा 1 इज़ बी एच कॉस थीटा अपॉन बी वी। सो नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन नंबर 2 की। तो प्लेन नंबर 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? tan डेल्टा 2। तो tan डेल्टा 2 में भी बी वी तो बी वी ही रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बी एच साइन थीटा लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लेंगे? बी एच साइन थीटा लेंगे। तो वो मैं लिख रहा हूँ, चलिए अगले पेज पे लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि tan डेल्टा 2 इज़ नथिंग बट बी वी तो यहाँ बी वी रहेगा, और बी एच जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच साइन थीटा लेना होगा। तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखें तो कॉट डेल्टा 2 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी एच साइन थीटा अपॉन बी वी, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो हमें करना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। लेट्स सी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज़ नथिंग बट कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 इज़ व्हाट? बी एच कॉस थीटा अपॉन बी वी का होल स्क्वायर, यानी बी एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी वी स्क्वायर प्लस क्या होगा डिस्टेंस? प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी वी का स्क्वायर। ये हमने किसको लिखा? ये बाबा 3 का स्क्वायर है ना, और ये 2 का स्क्वायर है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस? इन दोनों से हम बी एच अपॉन बी वी का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और अंदर हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। और ये बी एच अपॉन बी वी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए आप, बी एच अपॉन बी वी इज़ नथिंग बट कॉट डेल्टा। तो बी एच अपॉन बी वी की जगह पर आप लिखिए कॉट डेल्टा, और ये तो 1 हो चुका है तो इसको हटा दीजिए आप। तो कॉट डेल्टा का स्क्वायर, तो ये कॉट स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, कॉट स्क्वायर डेल्टा। हेंस प्रूव्ड दिस इम्प्लाइज दैट, व्हाट डज इट इम्प्लाई? के कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है वो एपरेंट डिप्स हैं, दो अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे, और डेल्टा हमारा क्या है? ट्रू डिप है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब 2 टाइप के डिवाइस हैं, एक को हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और दूसरे को हम बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। दोनों के बारे में हम क्विकली एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश।